Hello, welcome everyone. Welcome to my channel Satyajit Manikansan Study Mantra, which is actually renamed. Previously, it was known as Satyajit Baraji Pathshala, but now the name has been changed MSM. Now, I hope everyone is staying at home. All are fit and healthy. Uh, this is a continuation video of the first lecture regarding our permutations and combination. Now it is the second video regarding this topic. In previous video we have come to know that there are two important words called permutation and another is combination, but I have already told in that video that both are interrelated, right? They are interrelated. How they interrelated you will come to know if you watch the video. One more important notification for you that if you have not yet visited that video, that means you have not watched that video, then please go through that video, because this will be a continuation video of that particular. So if you go through that video, then only you will be able to understand these things. And for better understanding, I am telling in the here only I am telling that I will use Hindi as a alternative medium for your better understanding. Now the topic, as we know, permutations and combinations. Now we all got the definitions in previous lecture. Now we will come through the symbols. What are the symbols, or how to symbolize a permutation or a combination? Now you will tell me what was the definition. According to the definition, मैं ऐसा समझाना चाहता हूँ तुम लोगों को. पूरा डेफिनेशन अच्छे से मुझे अभी नहीं चाहिए, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए तो वो हम बाद में याद कर सकते हैं, लेकिन मैं जो बेसिक कॉन्सेप्ट है मैं उसके बारे में जाता हूँ, उसके रिलेटेड में जाता हूँ. देखो परमुटेशंस क्या था. परमुटेशन तुम्हारे पास बहुत सारा एक वेल डिफाइंड सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स रहेगा, थिंग्स रहेगा. उनमें से कुछ नंबर्स तुम्हें पिक करना है. उनमें से कुछ नंबर तुम्हें पिक, मतलब कुछ नंबर बोले तो नंबर, या फिर थिंग्स बोले तो थिंग्स, कुछ थिंग्स वहाँ से पिक करना है. मान लो 10 नंबर है, मेरे पास 10 ऑब्जेक्ट है. क्या है? 10 ऑब्जेक्ट है मेरे पास, और उनमें से मुझे 5 ऑब्जेक्ट को वहाँ से रैंडमली पिक करना है. रैंडमली मतलब आँख मूड के कोई भी 5 वहाँ से मतलब पिक कर लेना है मुझे, है कि नहीं? तो वहाँ से मैंने 5 पिक कर लिया, और पाँचों को जो भी 5 ऑब्जेक्ट होंगे सभी डिफरेंट ऑब्जेक्ट होना चाहिए. ओके, डिफरेंट ऑब्जेक्ट होगा तो फिर क्या होगा? अगर सभी ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल नहीं होंगे, डिफरेंट होंगे, तो मतलब क्या होगा? उसका जो लुक होगा, हम एक से दूसरा वाला, एक का जो भी उसका फेस लुक होगा दूसरे से अलग होगा. दैट मीन्स वी कैन डिफरेंशिएट और डिस्टिंग्विश बोथ ऑफ देम. अंडरस्टूड? अब मुझे इसमें मान लो एक रेड कलर का कोई ऑब्जेक्ट आ गया, एक ब्लू कलर का एक ऑब्जेक्ट आ गया. तब मैं अगर रेड को पहले रखता हूँ और ब्लू को बाद में रखता हूँ तो एक कॉम्बिनेशन, अब एक अरेंजमेंट होता है वो ना. और अगर मैं ऐसा कर दूँ, रेड को यहाँ रख दिया और ब्लू को यहाँ रख दिया, तब भी तो एक मुझे अरेंजमेंट मिलता है ना. बस वहाँ पे बस 2 ही कलर का मैंने डिस्कशन किया, तो 2 कलर मैंने लिया था, इसी वजह से ये हुआ. अगर मैं 5 ऑब्जेक्ट वहाँ से लेके आ रहा हूँ, 10 में से 5, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, मेरे पास 10 थिंग्स था, उनमें से मैंने बस 5 को एट ए टाइम लिया, और वही 5 मैंने लिया, उसके साथ मैं वही 5 जो चीज़ होंगे उसको मैं अलग अलग प्लेसेस में बिठा के, अलग अलग पोजीशन में रख के, अलग अलग टाइप का क्या कर सकता हूँ? अरेंजमेंट बना सकता हूँ ना. अरेंज, उसे बोला जाएगा अरेंजमेंट. लेकिन मुझे एक आप बात बताइएगा, है मेरे पास 10 कोई भी 10 नॉन आइडेंटिकल थिंग्स है, डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर थिंग्स है, और उनमें से मैंने बस 5 जो ले लिया, उस 5 को लेने के बाद जो भी एक ग्रुप बना, मतलब उस ग्रुप में कितना ऑब्जेक्ट्स रहेगा?
5 रहेगा। अब मैं उस 5 ऑब्जेक्ट में से अगर किसी का पोजीशन इधर उधर कर भी दूं, तब भी तो उसका जो ग्रुप होगा उनमें क्या कोई नया मेंबर आया क्या? नहीं आया। तो वो एक वन कॉम्बिनेशन होगा। वो क्या होगा? वो एक सिंपल कॉम्बिनेशन होगा। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा अभी। ओके, 10 था मेरे पास ऑब्जेक्ट, 10 में से मैंने 5 को लिया। 5 को लिया तो मुझे कितना कॉम्बिनेशन मिला? 10 में से 5 को लिया, मैंने फिक्स करके वहां से बस 5 को उठाया और मैंने वहां से लिया ही नहीं कुछ, तो एक कॉम्बिनेशन मिला ना, एक कॉम्बिनेशन मिला। ध्यान से सुनिएगा, मैंने कॉम्बिनेशन के बारे में बोला। क्या बोला? कॉम्बिनेशन के बारे में। बस एक ही कॉम्बिनेशन मिला मुझे। अब मैं उसी कॉम्बिनेशन में जो भी ऑब्जेक्ट जिस पोजीशन में पहले था उसी को मैंने अब थोड़ा इंटरचेंज कर दिया। वो जो प्लेसेस होगा ना, उनका जो पोजीशन है उसको थोड़ा बहुत अदल बदल कर दिया, लेकिन वही 5 ऑब्जेक्ट है मेरे पास, कोई दूसरा नहीं है। दैट मीन्स मेरे पास कॉम्बिनेशन तो एक है, मुझे पता है, लेकिन अरेंजमेंट क्या हुआ? ज़्यादा हो गया ना। अरेंजमेंट एक से ज़्यादा बन गया। इसका मतलब क्या है? परमुटेशन हमेशा क्या होता है? इन नंबर्स बड़ा होता है। दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ परम्यूटेशंस ऑलवेज बिकम्स लार्जर, और कॉम्बिनेशन का जो वैल्यू होता है वो हमेशा क्या होता है? कम होता है। ये बात आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। हर कोई इसको डिस्कस नहीं करता, मैं करता हूँ, क्योंकि इससे तुम लोग को बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। बाद में जो क्रॉस चेक वगैरह करना पड़ेगा ना, तब इसको यूज़ कर सकते हैं हम। एक बात दैट मीन्स कॉम्बिनेशन का वैल्यू हमेशा छोटा आता है और परम्यूटेशन का वैल्यू जो होता है वो काफ़ी हद तक बड़ा होता है, डिपेंडिंग अपॉन द केसेस। नाउ अब मैं जो अब मैं पहले वाला कॉन्सेप्ट में चला जाता हूँ। उसमें क्या था? 10 ऑब्जेक्ट था ना मेरे पास। मैंने बोल दिया कि मेरे पास 10 ऑब्जेक्ट था। मैं श्योर हूँ कि मेरे पास 10 ऑब्जेक्ट है। अगर कोई जनरली पूछे, अगर कोई जनरलाइज करके बोलने की कोशिश करे कोई, तो क्या होगा? मेरे पास n ऑब्जेक्ट है। कितना ऑब्जेक्ट है? मेरे पास 10 नहीं था, मेरे पास कितना था? n ऑब्जेक्ट। मतलब ये है कि मेरा जो n का वैल्यू होगा वो कुछ भी हो सकता है। 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। अब मुझे एक बार आप लोग कमेंट करके जरूर बोलिएगा कि n का वैल्यू 0 हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये जरूर बोलिएगा। और उसके साथ हो सके तो आप लोग मुझे जस्टिफिकेशन भी देना। मैं अगर दे पाओगे तो बहुत अच्छा होगा। आप लोग इसको जरूर कमेंट में लिखिएगा। ये मेरा आपके सामने एक गुजारिश है। ओके, अब मुझे बताइएगा, वो जो n ऑब्जेक्ट मैंने रखा, मेरे पास पहले था 10। मैंने कहा अभी मेरे पास 10 नहीं, मुझे पता ही नहीं कितना था, लेकिन n ऑब्जेक्ट था मेरे पास, मुझे पता है n नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट मेरे पास था। तो हम उसको क्या बोलेंगे? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो है, क्या होगा? इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, TOTAL, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितना हो गया? n हो गया। मान लीजिए बुक में ऐसे कभी कहीं नहीं मिलेगा, मैं बस समझा रहा हूँ, ये समझने के लिए अच्छा आसान होता है। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मेरे पास इतना सारा ऑब्जेक्ट है। कितना सारा? n नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट है मेरे पास। अब मुझे क्या करना है? उनको तो मैं एक साथ, मुझे n नहीं चाहिए ना फिलहाल, कभी कभार लग भी सकता है, n में से n ही मुझे लग सकता है। जो मुझे चाहिए, मैं अभी कह रहा हूं कि मुझे n का पूरा नहीं चाहिए, मुझे बस उनमें से, जैसे मान लो एक क्रिकेट का टीम, जो मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, एक क्रिकेट का टीम सिलेक्शन के लिए हमें बस 11 प्लेयर चाहिए होते हैं। कितना चाहिए होता है? 11 प्लेयर चाहिए होते हैं। लेकिन वो जो लिस्ट हम भेजते हैं, मतलब जो भी प्लेयर्स हम फॉरेन में खेलने के लिए भेजते हैं, क्या सिर्फ या 11 को ही भेजते हैं? क्या नहीं भेजते। हम कितने को भेजते हैं? 15 से 16 प्लेयर्स को हम वहाँ पे भेजते हैं कि नहीं? और उन 15-16 प्लेयर में से हम 11 को एक मैच के लिए हम क्या करते हैं? सिलेक्ट करते हैं। समझ में आया अभी बात? और वो होता है एक कॉम्बिनेशन। शायद आपको अभी बात धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। अब मैंने कहा वो जो 16 प्लेयर है या फिर 15 प्लेयर जिसको हमने भेजा था फॉरेन में खेलने के लिए एज ए टीम नहीं है, वो एज ए
टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स हमने जो भेजा था वो क्या होगा, वो डिनोट करेगा n से, मतलब यहाँ पे 16 होगा n का वैल्यू। समझ में आया? और हमें जो 11 प्लेयर चाहिए होता है उसको, हाँ क्रिकेट टीम बनाने के लिए हमें 11 प्लेयर चाहिए, लेकिन कुछ और अगर अलग चीज़ बनाना हो, मुझे जनरली आइडेंटिफाई करना पड़े कि नहीं, मुझे कभी 2 प्लेयर का ज़रूरत हो सकता है, कभी 5 प्लेयर का ज़रूरत हो सकता है, कभी 5 बॉल का ज़रूरत हो सकता है, 3 बॉल का ज़रूरत हो सकता है। मैंने अलग अलग नंबर बोला ना आप लोगों को, तो अलग अलग नंबर को एक ही अगर कोई लेटर से मुझे जनरलाइज करना पड़े तो मैं उसको किस लेटर से सिग्निफाई मतलब एज्यूम करूँगा, उसको मैं करूँगा आर से। किससे? आर से। देखो ये एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नोटिफिकेशन है, नोटेशंस, डिनोशंस है। अगर आपको आर यहाँ पे लेना है, एन को यहाँ पे लेना है, मुझे कुछ नहीं कहना। थ्योरिटिकली मतलब क्या बोलूँ मैं, लोगों को समझ में भी तो आना चाहिए ना, आप जो लिख रहे हो बाकी सबको लिखना भी तो समझ में भी तो आना चाहिए ना, कि हमेशा हमारे जो सोसाइटी है उसमें क्या है, एन का मतलब हमेशा वैसा ही पकड़ के लाए हैं, मतलब आर से कभी उस टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट को पकड़ा नहीं है। तो अगर हम एक अलग सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम कोई भी नंबर यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। एन नहीं, क्यों एन, हम इसमें स्मॉल लेटर पी भी यूज़ कर सकते, अपना मर्जी है ना, जो भी नंबर आप चूज़ करना चाहो, मतलब डिनोट करना चाहो, वो अपना खुद का मर्जी है। इसमें एक्स भी ले सकते हैं, अपनी मर्जी है, लेकिन हम नॉर्मली सबको समझ में आने के लिए हम ऐसा ही डिनोशन यूज़ करते हैं। अब आर क्या है? नंबर ऑफ, इसको ध्यान से लिख भी लीजिएगा आप लोग, हाँ, नंबर ऑफ सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। व्हाट? एस ई, ये तो एस ही हो जाएगा ना, एस ई, नंबर ऑफ सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स फॉर फॉर ए टाइम बिंग, फॉर ए टाइम बिंग मान लीजिए। हाँ, बुक में तो ऐसा कुछ है नहीं, तो मैं अपने हिसाब से लिख रहा हूँ। फॉर ए टाइम बिंग हमने कितना लिया? बस आर ऑब्जेक्ट लिया। अगर अब मुझे एक बार और कमेंट में लिखिएगा, आर का वैल्यू कितना तक हो सकता है। देखिए मेरे पास 10 ऑब्जेक्ट था, जो पहला, इसको ध्यान से आप लोग समझिएगा, यही एक बेसिक है। पहला जो 10 था ना, मेरे पास n का वैल्यू अब कितना है? 10 है। 10 में से मैं एक सिलेक्शन के लिए कितना ले सकता हूँ, कितना का मतलब कितना आर का वैल्यू क्या क्या ले सकता हूँ। मेरे पास 10 है और मैं एक टीम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, या फिर मैं कोई कॉम्बिनेशन अरेंजमेंट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे एक भी नहीं चाहिए, मुझे एक भी नहीं चाहिए सिलेक्शन करना, क्योंकि आज सपोज हॉलीडे है और मेरे पास 10 स्टूडेंट है, और 10 स्टूडेंट में से मुझे क्या बनाना है? एक असाइनमेंट का ग्रुप बना लेना है मुझे, मान लीजिए क्विज का, या फिर किसी एक असाइनमेंट का ग्रुप बनाना है। आज तो हॉलीडे है ना, पर ये 10 बच्चे क्या गायब हो जाएगा हॉलीडे में? नहीं होगा ना, वो 10 बच्चे तो हॉलीडे में भी रहेगा और वीकडेज में भी रहेगा। सही बात है ना? तो उनमें से मुझे हॉलीडे के दिन कोई अगर ग्रुप बनाना हुआ, किसी भी तरीके का ग्रुप बनाना है, तो हॉलीडे में कौन क्लास करता है भाई? कोई नहीं करता है ना। तो क्या है, उस टाइम आर का वैल्यू क्या लेंगे हम? 0 लेंगे। दैट मीन्स हम 0 से काउंट करेंगे। माइनस होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि माइनस का एक अलग ही दुनिया होता है कि नहीं? तो 10 में से किसी को भी नहीं ले सकते हम, किसी को भी सिलेक्ट नहीं किया, हमें नहीं चाहिए तो नहीं सिलेक्ट किया। अगर मान लीजिए हमें एक मेंबर चाहिए होता है, क्या होता है? उन 10 में से 10 लोगों में से हमें एक मेंबर चाहिए। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, 10 में से मुझे कितना चाहिए? 10 ऐसा स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और 10 में से मुझे किसी एक को चूज करना है। अब मेरे पास ऑप्शन कितना है आप बताइए? 1 2 3 4 ऐसे 10 ऑप्शंस हैं मेरे पास, और 10 में से एक मैं क्या कर सकता हूँ कि कोई इसी एक को भी पिक कर सकता हूँ मैं। मतलब मेरे पास जो कॉम्बिनेशन है, मेरे पास टोटल कितना कॉम्बिनेशन आप बता सकते हैं? 10 में से किसी एक को ही तो चूज करना है, तो 10 में से 10 ही तो एक एक करके एक एक कॉम्बिनेशन बन सकता है कि नहीं? आप बताइए।
मतलब 10 ऑप्शन है मेरे पास, तो उसका वैल्यू क्या होना चाहिए 10। अब इसको मैं अच्छे से समझाऊंगा जब हम उस नोटेशन के बारे में पढ़ेंगे बाद में, उसको और भी अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाएगा। अब मुझे मान लीजिए 2 बंदों का एक ग्रुप बनाना है, 2 बंदे का 10 बच्चे हैं और मुझे 2-2 बंदे का क्या ग्रुप बनाना है, तो कितना ग्रुप बनेंगे आप बताइए। 2 को, पहले 2 को मैंने ले लिया एक में, दूसरे 2 को मैंने एक ले लिया, ऐसे कितना बनता है 5 बनता है ना, बनता है। दैट मीन्स इट इज पॉसिबल। सो आर का वैल्यू क्या हो सकता है 2 हो सकता है। वेरी गुड। ठीक वैसे आर का वैल्यू कितना हो सकता है, मैं तो कहता हूं एन तक हो सकता है। क्या ये सही है, आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि कैसे सही होगा, ये जस्टिफाई आप लोग कीजिएगा। नाउ अब जो सिंबल, ये तो हमने लिख लिया, अब हम जो लिखने जा रहे हैं वो है सिंबल्स। परमुटेशन का एक अलग सिंबल होता है, कॉम्बिनेशन का एक अलग सिंबल होता है, और जो मैं जो अभी लिखने जा रहा हूँ वो है परमुटेशन का। क्या है ये परमुटेशन। देखिए परमुटेशन में पहले क्या आता है, पहले आता है पी, आता है ना, और ये कौन सा पी है, कैपिटल लेटर पी, तो हम उसको क्या लिखेंगे कैपिटल लेटर पी ही लिखेंगे उसको, और कुछ नहीं लिखेंगे। देखिएगा आप लोग एक बात ध्यान से रहिएगा, देखिएगा ये जो मैंने इक्वल साइन लिखा ना, उसके एकदम सीधा सीधा हमें लिखना है पी। समझ में आया बात। और इसके जस्ट ऊपर नहीं, लेफ्ट के ऊपर में जो सुपरस्क्रिप्ट बोलेंगे हम, नॉर्मली हम सुपरस्क्रिप्ट कहाँ लिखते हैं, इस जगह पे लिखते हैं, लेकिन हम जस्ट उसके वेस्ट में लिखेंगे, उसी सुपरस्क्रिप्ट के जगह के वेस्ट में लिखेंगे वो जो टोटल नंबर ऑफ था, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास कितना था n था, और सबस्क्रिप्ट के जगह पे, जो सबस्क्रिप्ट बोला जाता है नॉर्मली इंग्लिश में, उस सबस्क्रिप्ट में जगह में लिखेंगे हम क्या, ये जो नंबर ऑफ सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स था, 2 चाहिए 3 चाहिए वो वाला, उसको हम नीचे ऐसे लिखेंगे। ध्यान से देखिएगा आप लोग, कभी भी n इसके बराबर में नहीं आना चाहिए, गलत हो जाएगा। ये जो n है इसके लाइन में नहीं आना चाहिए इक्वल साइन के, तो इक्वल साइन के लाइन में कौन आएगा, p आएगा, और उसके ऊपर आएगा ये, और नीचे ऐसे आएगा ये। तो अभी मैं कॉम्बिनेशन का जो सिंबल बताने जा रहा हूँ वो क्या, किससे शुरू होने वाला है, आप लोग गैस कीजिएगा। डेफिनेटली सी से शुरू होने वाला है। पी परमुटेशन का पी से शुरू होगा, तो कॉम्बिनेशन का किस से शुरू होगा, सी से। और सी को कहाँ लिखना है, एकदम ये बहुत छोटा छोटा चीज़ है ये सब, ये जो मैंने बताया ये बहुत छोटा, कोई भी ऐसा नहीं बताता नॉर्मली, लेकिन हम लोग को इस चीज़ का ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो क्या होगा बाद में दिखने में भी बहुत दिक्कत होगा, और जो कॉपी चेक करेगा ना उन बंदे के लिए भी ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा। तो आपके जो कॉपी में जो इंप्रेशन आना चाहिए वो नहीं बैठेगा। सही लिखो, अच्छे से लिखो, कम लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अच्छा होना चाहिए लिखना। तो अभी यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेम चीज़ है। आप लोग टोटल नंबर ऑफ, कॉम्बिनेशन बनाना है, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन दोनों ही थोड़ा बहुत अलग तो है ही अपने में। तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स तो मेरे लिए वही है ना, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, तो वो तो n ही होना है, और नीचे हमेशा सिलेक्टेड रहता है। सिलेक्टेड कितना है, r एट ए टाइम। समझ में आया अभी, ओके। इसको फॉर ए टाइम भी लिख सकते हो ऑब्जेक्ट, या फिर एट ए टाइम भी लिख सकते हो इसको, ओके, एट ए टाइम। अभी ये वर्ड मुझे याद आ गया, कोई बात नहीं, मन में आ गया, लिख दिया। अब ये जो मैं थोड़ा जनरलाइज करके आपको समझ मतलब दिमाग में बैठ जाने के लिए कुछ लिखूंगा अभी। हाँ, यहाँ पे P या C कोई तो एक होगा ही होगा, और यहाँ पे क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और नीचे क्या होगा, सिलेक्टेड नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो इसको एक मतलब एल्गोरिथम की तरह, आपको एल्गोरिथम समझ में नहीं आएगा, जो इंजीनियरिंग में होता है बाद में मिलेगा आप लोगों को, समझ में नहीं आ सकता है, कोई इसका कोई तो नहीं है मेरे पास फिलहाल। और ये जो है ये P और C में से किसी एक को हम चूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अगर परमुटेशन निकालना हो तो हम परमुटेशन यूज करेंगे, P यूज करेंगे, कॉम्बिनेशन निकालना हो तो C यूज करेंगे, लेकिन ऊपर जो बैठना है उसको तो टोटल सबसे ज़्यादा जो है मैक्सिमम पॉसिबल वही नंबर ऊपर बैठेंगे, और जो हमें सेलेक्ट करके लाना है, जिन को सेलेक्ट करके लाना है उसका नंबर जो होगा वही आएगा यहाँ पे। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। नाउ अब इस सिंबल का मीनिंग हम समझेंगे, इसी के बगल में लिख लेते हैं,
इसका मीनिंग क्या है, इसको हम मैथमेटिकली कैसे समझेंगे, मैथमेटिकली कैसे समझेंगे, बहुत ही ज़रूरी बात है। हो सकता है मैं आज इस वीडियो में इतना डिस्कस ना कर पाऊँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं। अब आप बस याद रखने की कोशिश कीजिएगा, ये क्या है, ये जो n है एकदम अच्छे से याद रखिएगा, ये जो n है, देखा ना आपने n ऊपर, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट का एक फैक्टोरियल नाम का कुछ चीज़ होता है, उस फैक्टोरियल को मैं अगले जो वीडियो होगा उसमें मैं डिस्कस बहुत ही अच्छे तरीके से करूँगा। लेकिन पहले आप इसको ऐसे मान लीजिए, ये जो सिंबल है, देखिए फैक्टोरियल का दो सिंबल आता है, एक ऐसा आता है, ये एंगल के साथ वो मत कीजिएगा, मतलब गड़बड़ मत कीजिएगा। एंगल क्या होता है, उसको ऐसा नहीं, ये ऊपर वाला ऐसा परपेंडिकुलर नहीं होता, वो ऐसा होता है एंगल। लेकिन ये जो है फैक्टोरियल का जो है वो ऐसा परपेंडिकुलर होता है। समझ में आया आपको बात? और एक सिंबल है, और दूसरा वाला सिंबल क्या है, और ये वाला वो जो एक्सक्लेमेटरी सिंबल होता है ना, बस वही एक है। नॉर्मली हम वो नहीं यूज़ करते, यही ज़्यादातर बच्चे यूज़ करते हैं। हम किसी को भी आप लोग चूज़ कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। इसका क्या मतलब परेशानी है मैं बता रहा हूँ। इसको यूज़ करते वक्त कभी कभार हमें ब्रैकेट का सहारा लेना बहुत ज़रूरी होता है। ब्रैकेट का कभी कभी लगता है, कभी कभी मतलब बहुत केसेस में हमें लगता है ब्रैकेट यूज़ करना पड़ता है, लेकिन इसमें हमें ब्रैकेट की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर मुझे n+1 भी लिखना हो तो n+1 आराम से इसको एक्सटेंड कर देंगे, बस बढ़िया है। इसमें ब्रैकेट का अलग से कोई झोल नहीं है। तो हमें तो अभी नहीं चाहिए ब्रैकेट, अभी बस ये जो टोटल नंबर है ऊपर आएगा वो बैठेगा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टोरियल n बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, वर्ड को आप एक बार नोट कर लीजिएगा, FACTORIAL, फैक्टरी में याद कीजिएगा, फैक्टरी में याद कीजिएगा, फैक्टोरियल अपना आप याद हो जाएगा। और मैं नेक्स्ट वीडियो में वैसे भी लाने वाला हूँ इसका कॉन्सेप्ट, तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा। और अभी जो नीचे हम लाएंगे, इसके लिए जो नीचे आएगा वो बहुत ही आसान है। देखिए बस इसको थोड़ा लंबा खींचना है। ये क्या सिंबल था, मैंने पहले भी बताया, फैक्टोरियल का सिंबल है। ये जो नंबर है टोटल जो है, टोटल को पहले लिखेंगे हम, उसके बाद क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। किसके साथ माइनस करें, किस मतलब यहां से क्या माइनस करेंगे, जो भी हमने सिलेक्ट कर लिया अब तक, जो भी हमने सिलेक्ट कर लिया, आर को हमने सिलेक्ट कर लिया, माइनस कर दिया। ये क्यों किया, ये मैं अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। इसका जो कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है, इसको मैं आपको बताने जा रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में। कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है। मेरे ख्याल से दो सम्स कम कीजिएगा आप लोग, प्रॉब्लम कम कीजिएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छे से हो गया ना, तो किसी का दम नहीं है कि आपको मार्क्स कम मिले। आपको मार्क्स नहीं, आपका कम मार्क्स कभी कम आएगा ही नहीं। अब ये जो है, अब इसमें क्या है, सी का जो कॉम्बिनेशन का जो वो सिंबल है उसको हम इंटरप्रेट करते हैं। तो पहले क्या आएगा, ऊपर सेम एन ही आएगा, लेकिन नीचे इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा फर्क आएगा। देखिएगा काफ़ी ज़्यादा, मतलब पहले हम जैसे इसको हमने एन लिखा, जैसे हम इसको एन लिखा ना, ऊपर वाला जैसे यहाँ पे था वैसा ही हमने लिखा, ठीक वैसे ही हम इसको भी नीचे लिखेंगे। क्या करेंगे, फैक्टोरियल आर को भी हम क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे। फैक्टोरियल एन है, फैक्टोरियल आर है, जो आर यहाँ से आया। अब हम इसमें एक डॉट लगाएंगे, और इस डॉट का मतलब होता है, सभी को पता है, ये मल्टीप्लिकेशन होता है। किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, एकदम सिंपल, ये जो पहले था उसी को हम यहाँ पे लाएंगे, एन माइनस आर। जो ये जो रह गया, आर मतलब जो सिलेक्टेड पार्ट है, और ये क्या है, ये वो है जो मतलब क्या है, आप लोग बात समझने की कोशिश कीजिएगा। हाँ, ये आर, ये जो फैक्टोरियल आर यहाँ से आया, और ये जो एन माइनस आर आया, ये कहाँ से आया, इससे इसको माइनस करने के बाद ये वाला जो फैक्टोरियल आएगा। ये आर है, हमने सिलेक्टेड पोर्शन से लाया। ये क्या है, ये आर कहाँ से है, जो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट था। ये कौन सा है, नॉन सिलेक्टेड, एन माइनस आर मतलब जो हमने सिलेक्ट किया ही नहीं। अब समझ में आया बात, बहुत अच्छे से आ गया होगा आप लोगों को। अभी एक बात का आप लोग गौर से ध्यान दीजिएगा,
इसमें और इसमें फ़र्क क्या है? देखिए ये वाला यहाँ पे भी है, यही यहाँ पे भी है, ये यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, लेकिन इसमें एक अलग सा नंबर यहाँ पे जुड़ गया। ये भी कुछ नंबर ही सिंबलाइज, बाद में हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में कि फैक्टोरियल आर का मतलब क्या हो सकता है। देखिए जो भी हो एक नंबर है ये। आप मुझे एक बात बताइएगा, मैं अगर किसी भी ये तो एक फ्रैक्शन हम मान सकते हैं ना फॉर ए टाइम बिंग, न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, एक फ्रैक्शन है। अगर मैं किसी भी फ्रैक्शन का ऊपर न्यूमरेटर में अगर मैं मल्टीप्लाई किया किसी भी पॉजिटिव नंबर से, तो उसका वैल्यू क्या आता है भाई? पहले से बड़ा आता है या फिर छोटा आता है? मल्टीप्लाई किया मतलब क्या हुआ? बड़ा आया। कहाँ पे मल्टीप्लाई किया? ऊपर मल्टीप्लाई किया। डेफिनेटली हमारा जो नंबर यहाँ पे जो नंबर प्रोड्यूस होने वाला है वो बड़ा होगा अगर इसको मल्टीप्लाई किया जाए ऊपर। अगर ठीक वैसे ही हम नीचे मल्टीप्लाई कर दें किसी भी नंबर को, मान लीजिए अब एक एग्जांपल ही देखते हैं, 2/3 है मेरे पास और मैं 2/3 को एक फॉर द फर्स्ट टाइम मैं क्या किया, 2 से मैं कुछ करूँगा, हाँ, या तो डिवाइड करूँगा या फिर मल्टीप्लाई करूँगा। 2 से मैं अगर डिवाइड करना चाहूँ और मल्टीप्लाई करना चाहूँ तो कहाँ, 2/3 इंटू 2 ऐसे किया जा सकता है ना। और इसका मतलब क्या होता है, 4/3 मतलब क्या है, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 इंटू 2, मतलब 2 कहाँ मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर में। एकदम मैं बेसिक से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और अगर मैं दूसरे केस में क्या करता हूँ, मैं जो 2 है उसको मैं डिनोमिनेटर में, मुझे चाहिए कि मैं सोच रहा हूँ कि मुझे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है। इसका वैल्यू जो आएगा वो क्या होगा, 2/6, और इसका जो वैल्यू होगा क्या होगा, 4/3। अब इन दोनों में से आप वैल्यू निकाल के देखिएगा ये 1 से बड़ा हो चुका है, 1 से भी बड़ा। और ये क्या, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसका वैल्यू 1 से छोटा है ना, 1 से तो ये छोटा ही है, इट इज़ लेस देन 1, यस और नो। दैट मीन्स व्हाट, इसका वैल्यू बड़ा हो गया। कैसे बड़ा हुआ, जब हमने मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में जब मल्टीप्लाई किया वही नंबर, सेम नंबर, उसका वैल्यू क्या हो गया, पहले से भी छोटा हो गया है कि नहीं, बताइए। वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसको ध्यान में रख के अभी यहाँ पे कौन, ये वाला ज़्यादा वैल्यू देगा आपको या फिर यही वाला ज़्यादा वैल्यू देगा, क्योंकि यहाँ पे n और r दोनों सेम है, दोनों में डेफिनेटली इसमें क्या होगा, हमें ज़्यादा वैल्यू मिलेगा, क्योंकि इसमें ना न्यूमरेटर ना डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया, सेम है ये। लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर में जैसे ही हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मतलब इसका वैल्यू क्या हो गया, पहले से छोटा हो गया। इसका मतलब क्या है, देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल n माइनस r इज ग्रेटर देन फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। और ये क्या है, ये हो गया परमुटेशन का वैल्यू और ये हो गया क्या, कॉम्बिनेशन का वैल्यू। और इससे हम क्या सिग्निफाई कर सकते हैं, परमुटेशन का वैल्यू हमेशा क्या आएगा, लार्ज आएगा। परमुटेशन का वैल्यू जो होगा वो हमेशा बड़ा आएगा। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था ना आप लोगों को कि हमेशा परमुटेशन जो है वो ज़्यादा वैल्यू, बड़ा वैल्यू देता है और कॉम्बिनेशन छोटा वैल्यू देता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम फिर से एक नया वीडियो बनाएंगे और उसमें आप लोगों को इसके डिटेल्ड पोर्शन हम डिस्कस करेंगे। शायद आप लोगों का अभी ये समझ में आ गया होगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आना चाहिए। कोई डाउट है बस आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा, कोई भी हो। और मैंने जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने रखा उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, उसका आंसर और जस्टिफिकेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एज फार एज पॉसिबल। अगर अच्छा लगा आपको तो सब्सक्राइब का बटन भी आप लोग क्लिक कर दीजिएगा, आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा नया वीडियो जब भी अपलोड होगा। और बहुत ही जल्द मैं बहुत सारे वीडियो लाने वाला हूँ, क्लास 10 का, क्लास 9 का, क्लास 8 का, किसी भी क्लासेस का मैं लाऊंगा, क्लास 12 तक लाऊंगा। तो अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिएगा, शेयर भी करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू। स्टे एट होम, फिट एंड हेल्दी। थैंक यू।